हेलो फ्रेंड्स। भारत की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी एनसीबी का आज की डेट में सबसे बड़ा एजेंडा है बॉलीवुड को ड्रग फ्री करना। ये सिलसिला शुरू हुआ फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद, जब रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को अरेस्ट कर लिया गया और उसे पूरा एक महीने बाद 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिली। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों को पूरा दिन एनसीबी के ऑफिस में बिठाकर इंटेरोगेट किया गया और हमारे न्यूज़ चैनल्स ने बिना किसी प्रूफ के उन्हें ड्रग एडिक्ट्स की तरह प्रोजेक्ट करके उनकी इमेज खराब की। इस सीरीज में रिसेंटली कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिली। उन पर एलिगेशन ये था ड्रग इस्तेमाल का और 86.5 ग्राम गांजा की रिकवरी का। अगर ये स्टैंडर्ड्स कि ड्रग का इस्तेमाल और 100 ग्राम से कम गांजा की पोजेशन जेल भेजने के लिए सफिशिएंट है, तो इस देश के लाखों यूथ जेल के अंदर होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ऐसा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों और लीगल प्रोविजन इसके बारे में क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में ड्रग्स के केसेस एनडीपीएस एक्ट 1985 से गवर्न होते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। ये एक्ट ड्रग के ऑफेंसेस को इन्वॉल्व्ड ड्रग की क्वांटिटी के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी और वो जहां क्वांटिटी स्मॉल से ज़्यादा है पर कमर्शियल से कम है। हम उसे नाम देंगे इंटरमीडिएट क्वांटिटी। हर ड्रग के लिए ये क्वांटिटी नोटिफाइड है। अभी हम गांजा की बात कर रहे थे, तो गांजा के केस में 1 किलो से कम की क्वांटिटी है स्मॉल क्वांटिटी और 20 किलो से ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी। और इन्हीं क्वांटिटीज के बेस पर इन ऑफेंसेस की पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफेंसेस के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट है 1 साल की और वहीं कमर्शियल क्वांटिटी के केस में मिनिमम 10 साल की जेल से लेकर 20 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऑफेंसेस को बेल के बेसिस पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है: बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस जहां सजा 3 साल से कम की है, वो बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और बाकी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल कैटेगरी में। बेलेबल ऑफेंसेस के केस में जो ऑफिसर अक्यूज्ड को अरेस्ट करता है, वही उसे बेल पर रिलीज करने के लिए बाउंड है। तो वहां अरेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल अरेस्ट होती है और बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलती। वहां अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और फिर वो मजिस्ट्रेट का जुडिशियल डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज्ड को बेल दे या ना दे, और अगर बेल दे तो किन कंडीशंस पे दे। अब इशू ये है कि ये बेलेबल और नॉन बेलेबल का कैटेगराइजेशन एनडीपीएस एक्ट
जो ड्रग्स के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन है उस पर अप्लाई होता है या नहीं। यहाँ रेलेवेंट है एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37। इस सेक्शन 37 की हेडिंग में तो नॉन बेलेबल की बात है, लेकिन इस पूरे सेक्शन के टेक्स्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि एनडीपीएस एक्ट के ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने इस सेक्शन की हेडिंग पर रिलाई करते हुए स्मॉल क्वांटिटी के केसेस जहां मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है, वहां भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तब डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ये रिट्रेट किया कि जो सेक्शन हेडिंग है, जिसे लॉ की भाषा में मार्जिनल नोट भी कहते हैं, उसे क्लियर और अनएम्बिगुअस सेक्शन को इंटरप्रेट करने में कोई उसका रोल नहीं है। इसलिए जो एनडीपीएस एक्ट में स्मॉल क्वांटिटी के केसेस हैं जहां मैक्सिमम सज़ा 1 साल की जेल है, वो सिर्फ इस हेडिंग की वजह से नॉन बेलेबल नहीं हो जाते और वो सीआरपीसी के प्रोविजन से गवर्न होंगे, जहां 3 साल तक की सज़ा के केसेस को बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट। बॉलीवुड के एक प्रॉमिसिंग अपकमिंग सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ ने पूरे देश को हिला दिया। बिहार चुनाव सर पर थे तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सुशांत की ट्रैजिक डेथ से जो सिंपैथी वेव थी, उसे इलेक्शन में एनकैश करने के लिए इस ट्रैजिक इंसिडेंट को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह प्रोजेक्ट किया और इसके लिए उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एक स्केपगोट बना दिया। लेकिन महाराष्ट्र में अनफेवरेबल गवर्नमेंट होने के कारण वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब भारत सरकार की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी एनसीबी हरकत में आई और रिया चक्रवर्ती को ड्रग ट्रेड को फाइनेंस करने और नारकोटिक स्मगलर को हार्बर करने के ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया। इन एलिगेशंस का बेसिस बहुत मज़ेदार है। रिया को पता था कि सुशांत ड्रग्स लेता है, फिर भी वो उसके साथ रह रही थी, तो एनसीबी के अकॉर्डिंग ये हुआ नारकोटिक्स के स्मगलर्स को हार्बर करना। और क्योंकि रिया ने अपने 27,000 रुपये खर्च कर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे, तो ये हुआ ड्रग ट्रेड को फाइनेंस करना। इस तरह के मजाकिया एलिगेशन ने उस पुअर गर्ल को पूरे देश की वैम्प बना दिया और 1 महीने तक उसे जेल में सड़ा दिया। ऑब्वियसली बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन बेसलेस एलिगेशंस में कोई दम नहीं पाया और रिया चक्रवर्ती को 7 अक्टूबर को बेल दे दी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को बेल देते हुए पहले की और हाई कोर्ट्स के सभी डिसीजंस को ना मानते हुए ये फाइंडिंग थी कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर सभी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है और उनमें बेल देना कोर्ट का डिस्क्रिशन है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1999 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की जजमेंट पे रिलाई किया। लेकिन
बलदेव सिंह के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने इशू कुछ और ही था और उस जजमेंट में ये बात कि एनडीपीएस एक्ट के सभी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, वो इस एक्ट की स्कीम को समझाते हुए कही गई थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स सोसाइटी के सबसे निचले तबके से आते हैं और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैन पावर, जेल में जगह कि सभी एडिक्ट्स को अरेस्ट कर लिया जाए और फिर उन्हें एक एक करके बेल के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये एडिक्ट्स वकील की फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते। इस फैक्चुअल रियलिटी में ये एनफोर्समेंट एजेंसीज के विम्स और फैंसीज पर होगा कि वो किसे जेल में डाले और किसे नहीं। और ये बात मैनिफेस्ट होती है लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के आर्ग्यूमेंट से, जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा कि जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं वो यूथ के रोल मॉडल होते हैं, इसलिए इन्हें सिवियरली पनिश करना चाहिए टू सेट एन एग्जाम्पल। और ये साफ साफ हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। इवन अदरवाइज नारकोटिक्स के सभी केसेस को नॉन बेलेबल की तरह ट्रीट करना एनडीपीएस एक्ट के ड्रग एडिक्ट्स की तरफ रिफॉर्मेटिव अप्रोच को भी डिफीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 64A कहता है कि ड्रग एडिक्ट पर मुकदमा नहीं चलेगा अगर वो अपना ट्रीटमेंट डी एडिक्शन सेंटर में करवाने को तैयार हो तो। इसलिए मेरे ओपिनियन में बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन करेक्ट लॉ ले डाउन नहीं करता एंड इट नीड्स रिकंसिडरेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो की हेल्प से आप ये पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए हैं। इस पर आपके ओपिनियंस, सजेशंस, व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। I'll see you next time with another video. Till then, take care and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.